नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके 7वीं क्लास के इतिहास विषय के बारे में बातचीत करते थे, अर्थात सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 इतिहास विषय। आपकी किताब का नाम है हमारे अतीत भाग 2। और आज के वीडियो के अंदर अपन आपके 9वें अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और 9वें अध्याय से संबंधित आज आपका पहला वीडियो है, यानी इसके अध्याय के संबंध में आज अपनी पहली क्लास है। इससे पहले अपन आपके 8 अध्याय तक महत्वपूर्ण आपके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनसे संबंधित टेस्ट ये सारे अपन कर चुके हैं। और इन सब की वीडियो जो है आपको मिलेगी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसके बाद में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप अपनी क्लास ढूंढिए, क्लास 7 इतिहास। और वहाँ पे सारे वीडियो क्रमानुसार दिए हुए हैं। पहले वीडियो दिया गया है पाठ का, उसके बाद में आपके अभ्यास प्रश्न करवाए गए हैं और उसके बाद में आपके टेस्ट भी करवाया गया है और साथ में टेस्ट का आंसर भी। तो पहले वो देखिए, उसके बाद में आप इस 9वें अध्याय को पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के अध्याय का नाम क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक का शेयर भी कीजिए। ठीक है, आवाज़ भी मेरा क्लियर है। क्लास शुरू करने से पहले आप अपने मोबाइल को आड़ा रख लीजिए ताकि बढ़िया अच्छी तरीके से आपको सुनाई देगा। और क्वालिटी अगर 320p पे अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है तो आप 720p कर लेना, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ा लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। देखो, लोगों का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित किया जा सकता है। देखो, लोगों को यानी जो लोग हैं उनका वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर इस पर इसका अर्थ होता है वह तमिल या उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़िया में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। देखो, इसने ये समझाने का प्रयास किया है कि हम कई बार कुछ क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि ये तो तमिली है, या फिर ये उड़िया है, या फिर अपन कहते हैं ये तो बिहारी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी क्षेत्र विशेष से बिलोंग करता है। अपन मारवाड़ी बोलते हैं तो अपने को क्या कहते हैं, हाँ ये तो मारवाड़ी है। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी क्षेत्र को उसकी वस्त्र या फिर उसकी काव्य भाषा या फिर उसका नृत्य या फिर उसका संगीत या फिर उसकी चित्रकला या फिर उसका भोजन या फिर उसकी भाषा के आधार पर हम उस क्षेत्र का नाम रख देते हैं। कभी कभी हम इन अक्षमिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्र के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ बदली हैं, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और महाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसे कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्र की ही अपनी ही हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। यानी इस पूरे पार्ट के अंदर अपन देखेंगे कि संस्कृतियां किस तरीके से एक नया रूप लेती है, किस तरीके से जन्म होता है संस्कृति का, और संस्कृतियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किस तरीके से जाती है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पता लगाइए कि पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए। क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है? बिल्कुल। अपन पिछले 10 साल की बात करें तो अपना तेलंगाना है वो राज्य बना था आपके 29वां राज्य 2014 में। कब बना? 2014 में बना था, ठीक है ना। अब वर्तमान में राज्य जो है वो 28 है, लेकिन वो 29वां बना था 2014 के अंदर। और प्रत्येक राज्य की कोई ना कोई अलग अलग संस्कृति है। जैसे गुजरात है तो गुजरात अलग संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है वो अपने अलग संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। तो हर एक राज्य की संस्कृति भिन्न भिन्न है,
चलो आगे देखते हैं। शेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का शेर राज्य प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिम में भाग स्थित है। देखो अपन एक शेर राज्य की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, महोदयपुरम का शेर राज्य प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेख में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग महाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। देखो ये जो भाषा है, ये उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण है। देखो क्षेत्रीय भाषा प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग होती है। अपन बात कर रहे हैं महोदयपुरम का एक शेर राज्य, ठीक है ना, शेर नहीं है, शेर राज्य, जो कि प्रायद्वीपीय दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर कभी हुआ करता था, जिसको आज वर्तमान के रूप में अपन केरल कहते हैं। ये 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था और यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती थी। और इसी मलयालम भाषा का प्रयोग वहाँ पे जो राजा होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो अपने सरकारी कामकाज के अंदर इसका उपयोग करते थे। और ये अपने को पहला प्रमाण मिलता है कि क्षेत्रीय भाषा का वहाँ पे प्रयोग हुआ है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख जो आपको चित्र में दिख रहा है। साथ साथ शेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, केरल का एक मंदिर है, केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। ये भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, कौन सी ग्रंथ है, लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो दो भाषाओं यानी संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मैं वापस ये पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। देखो अपने यहाँ से शुरू हुई ये चीजें, तो अपन बात कर रहे हैं शेर और मलयालम भाषा का विकास। शेर क्या है, शेर एक क्षेत्र है। शेर क्या है, ये एक क्षेत्र है। ये एक क्षेत्र है। कहां पे क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है केरल का, और इस क्षेत्र के अंदर भाषा का विकास होता है कौन सी, मलयालम भाषा का। कैसे होता है, तो महोदयपुरम का चेर राज्य एक समय में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिम में हुआ करता था, जिसे वर्तमान में केरल कहते हैं। और ये आपका जो शहर है वो लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी में यहाँ पे बढ़ा, और इस इलाके में मलयालम भाषा बोली जाती थी। तो वहाँ पे जितने भी स्थानीय राजा महाराजा हुए थे, तो उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा का महत्व रखते हुए इन्होंने मलयालम भाषा में अपने अभिलेख लिख लिए। और ये पहला प्रमाण है कि भाई किसी क्षेत्रीय भाषा में जो है प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय भाषा के अंदर ही अभिलेखों को सरकारी कामकाज के अंदर या उस भाषा का उपयोग सरकारी कामकाज में किया गया। उसके बाद में देखें कि केरल का एक मंदिर है रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है कि संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। अब जो मलयालम भाषा थी, इसके अंदर संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया। देखो मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति, यानी मलयालम भाषा की एक पहली साहित्यिक कृति का मतलब है पहली किताब जो लगभग 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी और प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। कहने का मतलब है कि मलयालम भाषा की एक किताब लिखी गई थी लगभग 12वीं शताब्दी में, ठीक है। और उसके अंदर जो भाषा प्रयोग की गई या उसके अंदर जो शब्द प्रयोग किए गए वो संस्कृत के थे, ठीक है। और ये एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है लीला तिलकम, लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषय है, जिसके अंदर क्या है, व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषय है, जिसे मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। ये जो लीला तिलकम जो है वो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया
और मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। और ये दो भाषाओं जैसे संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की ओर संकेत देता है। समझ में आया बात? यानी जो आपका केरल है, इस केरल के अंदर सबसे पहले मलयालम भाषा में जो साहित्यिक कृतियां लिखी गई वो संस्कृत के अंदर से शब्दों को लेकर के लिखी गई। और 14वीं शताब्दी में एक और ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषय है, यानी उसके अंदर व्याकरण और काव्य शास्त्र बताया गया। ठीक है। और मणि प्रवालम शैली में लिखा गया, उसकी जो लिखने की जो शैली है वो मणि प्रवालम है। और मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। और जो मणि प्रवालम आपका जो लिखा गया वो दो भाषाओं में लिखा गया, या दो भाषाओं की ओर संकेत करता है, जिसके अंदर तो एक तो संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा में आप कौन सी थी? मलयालम। तो मलयालम भाषा में लिखे गए। आगे बात करें, शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्र में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। देखो, अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी जो आपके उड़ीसा में पड़ता है, क्या नाम है? पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर है या जगन्नाथ संप्रदाय है। और इस जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। और आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, ये जो जगन्नाथ जो है इनकी काष्ठ प्रतिमा, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी की प्रतिमा, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिसे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। इसका मतलब यह है कि जगन्नाथ जो थे वो एक मूलतः स्थानीय एक क्षेत्र विशेष के देवता थे और जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। किसकी बात करें? जगन्नाथ की। कहाँ पे है? उड़ीसा में। जगन्नाथ जो है वो उड़ीसा का एक जगन्नाथी संप्रदाय है, या फिर पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय चलता है। और जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, और जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखना, जगन्नाथ किसका पर्यायवाची शब्द है? विष्णु का। आज तक जगन्नाथी की काष्ठ की प्रतिमा, जो जगन्नाथ है उनकी जो मूर्ति होती है वो काष्ठ की होती है। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये जो काष्ठ शब्द है ना, इसका मतलब होता है लकड़ी। ठीक है। और स्थानीय जनजाति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। अब यहां चित्र 2 दिया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा। ये एक पांडुलिपि के ऊपर जगन्नाथ की मूर्तियां बनी हुई है। आगे देखो, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा, अब 12वीं शताब्दी के अंदर एक गंग वंश हुआ करता था ये उड़ीसा के अंदर। गंग वंश के अत्यंत प्रतापी यानी बहुत तेजस्वी राजा थे जिसका नाम है अंतवर्मन, ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। देखो स्टोरी देखो कि 12वीं शताब्दी में एक गंग वंश होता था, उसका एक राजा था जिसका नाम है अंतवर्मन, ने पुरी में, यानी पुरी जो आपके उड़ीसा में पड़ता है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। भाई उसने कहा कि मैं मंदिर बनाऊंगा। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। तो ध्यान रखना, दो नाम ध्यान रखना है कि भाई एक राजा था 12वीं शताब्दी में गंग वंश का, यही पुरी के अंदर, ठीक है, जिसका नाम था अंतवर्मन। इसने आपका ये जो जगन्नाथ है इनके लिए मंदिर बनाने के लिए एक निश्चय किया कि मैं आपके लिए एक मंदिर बनाऊंगा। और उसके बाद में एक राजा और आता है 1230 के अंदर जिसका नाम है अनंग भीम तृतीय, और इसने अपना पूरा जो राज्य है वो जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। हे बाप जी थे यो और राज्य धरो, और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया कि ये जो राज्य है वो जगन्नाथ का है और जगन्नाथ ने मुझे भेजा है आपके ऊपर शासन करने के लिए। ठीक है ना, आपने आपको प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। ठीक है ना, आगे देखो, ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामले में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, ईस्ट इंडिया
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। देखो पहले होता क्या था कि अब जैसे अपने इस जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो भाई इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई ये जो राज्य है वो किसना है, कौन से राज्य ना, अनंग भीम तृतीय ने कहा कि ये राज्य जो है वो आपके जगन्नाथ का है और जगन्नाथ ने मेरे को कहा है कि मैं आपके ऊपर राज करूं। तो ये जितने भी मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग थे ये चाहते थे कि इन मंदिरों के ऊपर कब्जा कर लिया जाए और मंदिर के ऊपर जैसे ही कब्जा हो गया तो स्थानीय जनता चाहेगी कि स्थानीय जनता में भी उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। यानी मंदिर के ऊपर कब्जा हो गया, इसका मतलब स्थानीय जनता के ऊपर भी क्या हो गया, कब्जा हो गया। आगे देखो राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं, और ये देखो जगन्नाथ मंदिर पुरी, और पुरी कहां पर है, पुरी आपके उड़ीसा में है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बार बार देख के इनको समझनी है, ठीक है ना। आगे चलो, राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। ध्यान रखना, जो ब्रिटिश लोग थे, देखो इस चीज को समझो कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का राजस्थान स्थित है उसे राजपूताना कहते थे। और इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है, यानी ये जो बात है वो आंशिक रूप से सत्य है। इस बात को वापस समझो, राजपूत क्या मतलब क्या है। तो देखो 19वीं शताब्दी के अंदर अपने ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान का जो क्षेत्र है उसको राजपूताना कहा। और राजपूताना का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे केवल राजपूत ही रहते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में केवल राजपूत ही रहते थे, नहीं, बल्कि राजस्थान के अंदर सभी लोग रहा करते थे। तो ये जो है आंशिक रूप से सत्य, आंशिक का मतलब थोड़ा। ऐसे अनेक समूह थे जो आज भी हैं, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं हैं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। यानी आज से 8वीं शताब्दी तक, यानी 8वीं शताब्दी से राजस्थान के अंदर अनेक राजपूत राजाओं का शासन शुरू हुआ। पृथ्वीराज अध्याय 2 एक ऐसा ही शासक था। अपन ने देखा था पृथ्वीराज का एक ऐसा शासक था। यह शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीर, अब यहाँ पे राजा का चित्र दिया हुआ है, बीकानेर के राजकुमार राज सिंह की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। देखो जितने भी राजा महाराजा होते थे उनकी जो सूरवीरता की जो कहानियां हैं वो चारण तथा भाटों के द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति में सुरक्षित रखते थे और उन्हें यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। देखो राजस्थान के अंदर एक परंपरा रही है कि जितने भी शूरवीर हुए हैं उनकी जो गौरव गाथाएं हैं वो चारण तथा भाट जाति होती थी, वो उनको सुरक्षित रखने का काम करती थी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते थे, इन सभी राजाओं की, महाराजाओं की या जितने भी सूरवीर हुए उनकी जो स्मृतियां हैं उनका गायन करते थे या फिर नाटकीय स्थिति में उसको बताते थे। और इसके अंदर सबके अंदर ये जो इनका उद्देश्य होता था वो होता था स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध, प्रबल संवेग का चित्रण करना। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं यह भी चित्रित किया गया कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की, मैं ये पहले पढ़ लेता हूं, सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पति की
चिता पर जिंदा जल जाना की प्रथा भी कुछ कहानियों में उल्लेख है या उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते हैं उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। देखो, राजस्थान के अंदर एक सबसे बड़ी परंपरा चलती थी जिसका नाम है सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। सती प्रथा। इस प्रथा में होता क्या था कि अगर कोई भी पुरुष युद्ध लड़ते हुए मर जाता है, यानी युद्ध लड़ते हुए क्या होता है, युद्ध कर रहा है और युद्ध में मर जाता है, युद्ध में मर जाता है कौन? पुरुष। तो महिला क्या करेगी? जैसे युद्ध में ये आदमी मर गया तो ये क्या करेगी, ये जो पुरुष है, पुरुष को मरने के बाद में जलाया जाता है, तो महिला क्या करेगी, अपने आप इसकी आदमी की जो चिता है इसके साथ में बैठ जाएगी और अपने शरीर का अंत कर देगी। वो परंपरा रहती थी कि अपने पति की मृत्यु के बाद में इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, यानी उसका और कोई अस्तित्व नहीं है। पति की चिता के साथ में वो जिंदा जल जाती थी और उसको कहा जाता था सती प्रथा। जैसे आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, ठीक है ना, ये जो पद्मावत मूवी देखी होगी उसके अंदर रानी पद्मिनी जो है उनकी राजा की मृत्यु होते ही जैसे उसको लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी है, वो धोखे से उनको राव रतन सिंह को मार देता है, और ये खबर जब रानी पद्मिनी को लगती है तो रानी पद्मिनी क्या होती है, जौहर करती है। यानी जब युद्ध के अंदर उस महिला का पति भी मर जाता है और वो रानी जो होती है वो भी मर जाती है जिंदा, तो उसे कहा जाता है जौहर, ठीक है ना। लेकिन इस प्रथा को कहा जाता है सती प्रथा, ठीक है ना। और ये आम लोगों में जो होती थी उसको कहा जाता है सती प्रथा। जैसे कोई पुरुष मर गया है तो पुरुष के साथ में वो महिला भी उसके साथ में उसकी चिता के ऊपर बैठ जाती थी जिंदा, तो इसको कहा जाता है सती प्रथा। अब ऊपर मैप दिया हुआ है, इसको देखो क्या चीज है। वह क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई, देखो वह क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है, ठीक है। देखते हैं, राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, ये मतलब एक प्रकार से स्थानीय क्षेत्र रहे हैं जो मतलब बहुत ही शक्तिशाली रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अपन ने केरल की बात कर ली, उड़ीसा की बात कर ली। देखो, उड़ीसा में अपन ने पुरी की बात की, भुवनेश्वर। राजस्थान में बात करें तो बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, ये एक प्रमुख प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखो, क्षेत्रीय सीमांतों से प्रेरित कथक नृत्य की कहानी। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यह सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। देखो, कथक जो है वो एक प्रकार का नृत्य है। नृत्य में समझते हो, डांस। कथक जो है वो एक प्रकार का क्या है, नृत्य है। कथक क्या है, एक प्रकार का नृत्य है। देखो, कथक का एक नृत्य है और ये नृत्य की शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। ये जो कथक नृत्य है इसकी जो मेन जो मतलब जड़ें हैं वो उत्तर भारत के अंदर है। और कथक शब्द का अर्थ है कथा। कथक शब्द का अर्थ कथा यानी कथा से निकलता है या लिया गया है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। और जो कथा या कथक जो शब्द होता है इसका प्रयोग संस्कृत या अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी या कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावासन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं शताब्दी तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रचार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में उभरने लगा। कथक जो है वो एक नृत्य शैली के रूप में उभरने या रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। देखो इधर ध्यान दो, अपन बात कर रहे हैं कथक नृत्य की। तो कथक नृत्य जो है वो उत्तर भारत के जो मंदिर है ना, वहां कहानी सुनाने वाली एक कथक जाति से निकलता है। वहां जो मंदिर में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, कथक रहते थे, वो कहानियां वगैरह सुनाते थे और वो अपने हाथों का हाव भाव करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि ये एक नृत्य में परिवर्तित हो गया। लोग गाते थे, लोग नृत्य करते थे
और जैसे ही 15वीं-16वीं शताब्दी आई और भक्ति आंदोलन का प्रचार हुआ तो कथक जो है एक विशिष्ट नृत्य शैली बन गया। पहले तो सिर्फ लोग बैठे बैठे उनको गाते थे और जैसे ही 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन जोर पकड़ता है तो ये कथक एक नृत्य के रूप में उभरने लगता है, जिसमें राधा कृष्ण की पौराणिक कहानियां जो होती है उनके साथ में नाटक प्रस्तुत करते थे, रासलीला करते थे। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार मूल हाव भाव में जुड़ गए। तो कथक जो है वो धीरे धीरे जो है वो एक नृत्य के रूप में परिवर्तित हो गया था। ठीक है ना। आगे देखो, मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। अब धीरे धीरे ये जो कथक नृत्य है वो मंदिरों से निकलकर कहाँ आ गया, मुगल दरबार के अंदर। मुगल जो शासन काल होता था उनकी राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिरक्षण अर्जित किए। यानी इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो कहाँ आता है, मुगल दरबार में। वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। जैसे ही मुगल दरबार में इसका प्रयोग होने लगा तो एक विशिष्ट नृत्य शैली में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, आगे चलकर ये दो परंपराओं यानी घरानों में फला फूला। घरानों का मतलब होता है जो राज दरबार होते हैं उसको कहा जाता है राज घराने। ठीक है। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में, लखनऊ में, राजस्थान में बात करें तो जयपुर के राज दरबार, और उसके बाद में बात करें लखनऊ अवध के अंतिम नवाब वजीद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान नृत्य शैली, 1850 और 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। वापस देखो, अपन बात कर रहे हैं कथक नृत्य की। देखो, शुरू में कथक नृत्य उत्तर भारत के मंदिरों में शुरू हुआ। वहां लोग बैठ के भजन गाते थे और साथ में हाथ हिलाते थे। फिर धीरे धीरे भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन में राधा कृष्ण के जो कहानियां शुरू होती थी और उसमें डांस करना शुरू कर दिया गया, जिसको बोलते हैं रासलीला। तो मंदिर में लोग भजन गाते थे और बढ़िया डांस करते थे। तो पहले जो कथक नृत्य हैं वो उत्तर भारत में मंदिरों में शुरू हुआ। ठीक है, मंदिर में जाते थे लोग, भजन करते थे, डांस करते थे और आराम से मस्त जिंदगी जीते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे मुगलों का शासन बढ़ा तो मुगल बादशाहों के शासनकाल में कथक नृत्य मंदिरों से राज दरबार में आ गया। लोग राज दरबार में बैठते थे, भजन करते थे और राजाओं के सामने डांस करते थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो उस जमाने में ये जो एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में कौन विकसित हो गया, कथक। अब जो कथक ने दो रूप धारण कर लिए, एक तो मंदिरों के अंदर होता था और एक होता था राजघरानों के अंदर। और राजघरानों में फला फूला की बात करें तो राजस्थान के अंदर जयपुर के दरबार में, फिर लखनऊ में, और फिर बात करें अवध में। और अवध के अंतिम नवाब वजीद अली शाह के संरक्षण में भी ये काफी फला फूला। और 1850 से 1875 के दौरान ये केवल इन 2-3 क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, इन निकटवर्ती पूरे इलाकों के अंदर ये फैल गया। ठीक है। नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, ये खजुराहो के अंदर ये मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है ना। आगे देखो, कलिष्ट, इसके अंदर देखो कलिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। कल जब मैं आपकी क्लास लूंगा तब मैं इसका वीडियो बताऊंगा, किसका, कथक नृत्य का। ठीक है ना, कि कथक नृत्य कैसे किया जाता है। आगे देखो, अनेक अन्य संस्कृतियां गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशंसकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं के द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में इसे छह शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई और आज वर्तमान समय में अपन इसको कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। किसको, कथक को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। अब बीच में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को ये इतना कोई खास पसंद नहीं लगा। अंग्रेजों वाले तो सब ढिंचिक वाले गाना सुनते हैं, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य के रूप में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, शास्त्रीय नृत्य, किसी कला के रूप को शास्त्रीय माना जाए, यानी किस कला को शास्त्रीय रूप माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है।
क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होती है या होता है, अथवा ये शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उनमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नियत नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया, ये विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दांश सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, वर्तमान में बात करें तो भरतनाट्यम ये एक शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा ये ओडिसी ये भी उड़ीसा का नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में प्रमुख है, जो शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। मणिपुर के अंदर एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना जाता है। कथक नृत्यांगना है एक दरबारी चित्र, ये कथक नृत्यांगना है, ये एक दरबारी चित्र बनाया गया है। देखो यहां इसके अंदर बताया गया है कि भाई शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। क्या भाई ऐसे नृत्य को हम शास्त्रीय नृत्य कहेंगे जो धार्मिक हो, या फिर ऐसे नृत्य को हम शास्त्रीय नृत्य कहेंगे कि जिसके अंदर अत्यधिक कौशल की आवश्यकता हो, और वो कौशल एक लंबे प्रशिक्षण यानी लंबी ट्रेनिंग के बाद में ही अपने को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा कोई स्पष्ट शब्द नहीं है, लेकिन उसके अंदर हालांकि आप जब इस नृत्य को देखेंगे, अगर आप YouTube वगैरह चलाते हैं, जैसे क्लास तो मेरी YouTube पे ही देख रहे हैं, तो आप देखना, वैसे मैं कल की क्लास के अंदर बताऊंगा शास्त्रीय नृत्य, और यहाँ पे ये जितने भी नृत्य दिए गए हैं ना, भरतनाट्यम, कथकली या फिर कथक नृत्य, ठीक है ना, तो इन सब को आप YouTube पे देखना। इनके अंदर जो स्टेप प्रयोग होते हैं या जिस तरीके के इनके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो बहुत गजब की होती है। आगे देखें, संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है कि छोटे आकार के जो चित्र होते हैं उसे लघु चित्र कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिनिएचर, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता है। जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज के ऊपर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघुचित्र तालपत्र, देखो प्राचीनतम लघुचित्र तालपत्र अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिमी भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। देखो इनमें सर्वाधिक सबसे बेस्ट जो सुंदर चित्र है वो पश्चिमी भारत के अंदर जो जैन ग्रंथ हैं उनको सचित्र करने के लिए उन्हें प्रयुक्त हुए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। देखो मुगल बादशाह जो थे, जिनके अंदर अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये थे, इन्होंने क्या किया, चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, यानी चित्रकारों को बढ़ावा दिया, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। अब इन्होंने जो चित्र बनाए वो पांडुलिपियों के अंदर चित्रित होते थे। और पांडुलिपियां क्या होती है, हाथ से लिखी जाने वाली जो होते हैं, जो लेख पत्र होते हैं उनको पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी, और ये पांडुलिपियां होती थी, इनके चटकीले रंग प्रयुक्त होते थे, और उनमें दरबार के दृश्य, अब जो पांडुलिपियों में जो चित्र बनाए जाते थे वो कौन कौन से होते थे, उनके अंदर दरबार के दृश्य, यानी राजा का दरबार हो रहा है, या फिर लड़ाई या फिर शिकार के दृश्य, या फिर सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को चित्रित किया जाता था। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, यानी किसी का बर्थडे हो गया, किसी का शादी समारोह हो गया, ठीक है ना, तो उस जमाने में ये गिफ्ट देते थे। जैसे आज आप वो फ्रेम बना के गिफ्ट करते हो ना, उस तरीके से उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों, जिनकी बात अपन 10वें अध्याय में करेंगे, के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा अनेक दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा।
ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का। उससे पहले अपन ये चित्र देख लेते हैं। शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल लघु चित्र। देखो ये आराम कर रहे हैं शिकार करने के बाद में, ठीक है ना। उसके बाद होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूतों का एक लघु चित्र। ये नहीं होली खेल रहे हैं भाई साहब, अरे थारी तो गजब है। कहाँ कहाँ से कलर फेंका जा रहा है, धूं धां धे धां हो रहा है सब कुछ। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बढ़िया भाई, ये चित्र बनाए हैं इन्होंने, बढ़िया अच्छा चित्र बनाया है। ओके। इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोली शैली कहा जाता है। देखो बसोली शैली का विकास कहाँ होता है, तो बसोली शैली का जो विकास होता है वो कहाँ पे, हिमालय की तलहटी यानी हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी, तलहटी का मतलब हिमालय क्षेत्र के जहाँ हिमालय का तलहटी क्षेत्र होता है। जैसे देखो आपका हिमालय इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से हिमालय बना हुआ है, और यहाँ जो क्षेत्र रहेगा हिमालय के आसपास, इसको कहा जाएगा, इसको कहा जाता है तलहटी। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है तलहटी। ठीक है ना। और यहाँ पे जिस शैली का विकास हुआ उस शैली को कहा जाता है बसोली शैली। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रस मंजीरी। कौन सी पुस्तक इस शैली के अंदर सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्रस्तुत की गई, जिसका नाम है भानुदत्त की रस मंजीरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हल्के रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक रूप कांगड़ा शैली की विशेषता है। देखो यहाँ कांगड़ा शैली के अंदर लघु चित्र प्रयोग किए जाने लगे, और इनकी प्रेरणा स्रोत वहाँ की वैष्णो देवी थी, वैष्णव परंपराएं थी, जिसके अंदर ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की एक विशेषता रही है। तो यहाँ आप वापस आओ, यहाँ की चीज़ को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जो बसोली शैली है वो हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई, और यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई जिसका नाम है भानुदत्त की राजमंजरी। और 1739 में क्या हुआ, नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार क्या होते हैं, मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में भाग जाते हैं या पलायन कर लेते हैं। ठीक है, और चित्र को देख लो, कृष्ण राधा और उसकी सखियां, पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। ये कांगड़ा शैली के अंदर चित्र बनाया गया। देखो कितना गजब है, यहाँ पे कृष्णा बैठा है, यहाँ पे ये कृष्णा राधा यानी राधा है। ठीक है ना, ये कांगड़ा शैली का चित्र है। तो वहां चले गए और उन्होंने वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, और जिनके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। ठीक है ना, जैसे कि इसके अंदर बताया जा सकता है घने जंगल है, तो घने जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में ही होते हैं। ठीक है ना, कांगड़ा शैली विकसित हुई, और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिन्हें लघु चित्रकारी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, लघु चित्रकारी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, लघु चित्रकारी कहा, एक नई जान डाली जिन्हें लघु चित्रकारी कहा जाता है। उनकी प्रेरणा का स्रोत जहाँ की वैष्णव परंपराएं थी, ठंडे नीले हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनें, दीवार, कपड़े, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित अपनी क्या बोला इसने, कुछ ही अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे, इसलिए विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। आगे देखो, बंगाल नजदीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्र के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा
बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। यानी जो बंगाली है वो कहाँ से निकली हुई बात मानी जाती है? संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य के संस्कृत ग्रंथों में अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तर बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। देखो, चौथी शताब्दी में क्या हुआ? गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तर बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों का बसना शुरू हुआ, और इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी में भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो संस्कृत की अंदर जो लोग आकर बैठे थे ना, उन्होंने संस्कृत शुरू की। देखो, ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध के अंदर ये व्यापारिक संबंध स्थापित होने लगे। तो उससे क्या है कि भाषा का आपस में तालमेल बढ़ने लग गया। ठीक है ना। आगे देखो, सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की एक पांडुलिपि का अपने को यहाँ चित्र दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? एक मिनट में देख लेता हूँ। ठीक है, ओके, चलो। हाँ, तो चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तर बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहाँ ब्राह्मणों का बसना शुरू हो गया। जैसे ही गुप्त वंशीय शासक आए तो वहाँ धीरे धीरे ब्राह्मण आने भी शुरू हो गए, और इस प्रकार गंगा के मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव का अधिक प्रबल क्षेत्र बन गया। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री होनसांग जब भारत की यात्रा पर आया तो उसने कहा कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत, पाल वंश है उसके शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। यानी 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो बंगाल है वहाँ पे सुल्तानों का शासक रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा, और उस समय प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। बंगाली भाषा जो थी एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। एक साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र की पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुए हैं। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गई। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी और दूसरी उसे स्वतंत्र है। जो बंगाली भाषा है उसके जो साहित्यिक श्रेणी है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो भाई उसके अंदर बांटा जाता है जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं, और दूसरी वो है जो बिल्कुल स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य यानी शाब्दिक अर्थ शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णवीय आंदोलनों नेता चैतन्य देव की जीवनी यानी चैतन्य देव की जो अपन ने देखा था जो राधा कृष्ण भक्ति से संबंधित थे वो वाले। ठीक है, और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है जो कि अपन ने 8वें अध्याय में पढ़ा था। दूसरा जो श्रेणी देखो इसमें देखा है कि बंगाली जो साहित्य है वो दो श्रेणियों में बंटा हुआ है। एक तो जो है वो बिल्कुल संस्कृत से टच है, और दूसरा जो है वो स्वतंत्र है।
तो इसके अंदर अपन देख रहे थे गौड़ीय वंशीय आंदोलन के नेता चैतन्य, जिसके अंदर राधा और कृष्णा, ठीक है। दूसरी है वो चैतन्य, दूसरा जो है वो है नाथ साहित्य, जैसे मोनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, पीर कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। गोनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर। देखो नाथ लोग सन्यासी होते थे, जैसा कि अपन ने 8वें अध्याय में पढ़ा कि नाथ लोग जो होते थे वो सन्यासी होते थे, जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मोनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष सन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोक देव थे, ठीक है ना। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोक देव थे जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई जिनमें यह अंकित किया गया कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसके लिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। आगे जो जानकारी है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे अपन, ठीक है ना। NEXT नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसके अंदर अपन पीर के मंदिर देखेंगे और ओके उसके बाद में 2-3 जानकारी और रहेगी, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसका लिंक जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।